हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इलियट वेव थ्योरी के क्रैश कोर्स के अंदर। गाइस आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, और ये हमारा लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है जिसको हम ये बोलेंगे चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर आज हम करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक हमने किया था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हाउ डू यू कैटेगराइज वेव, आप वेव को कैसे कैटेगराइज करोगे, उसे क्या क्या करेक्टर है, कितने टाइप की वेव्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा उसको थ्योरिकली भी जानेंगे और इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी सीखने वाली हैं, वो भी बात करेंगे। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। गाइस आगे चलने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लास्ट वीडियो में आप शायद भूल गए थे कि आपने शायद लाइक आपकी तरफ से कम आई है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस लाइक ज़्यादा करिए, कमेंट करिए, ताकि जो ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो गाइस अपने दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, सीख सकें और कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ है हमारी अच्छी मतलब वैल्यूएबल बने। तो फिलहाल बात करते हैं हम हाउ डू यू कैटेगराइज वेव्स। इसके अंदर गाइज यहाँ पे जो मिस्टर ग्लैन इलियन उन्होंने दो क्लासेस में बात की हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक है हमारी इम्पल्सिव वेव, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जो है क्लियर। ऑल मार्केट मूवमेंट अंडर इलियट वेव फॉल इनटू टू कैटेगरीज, impulsive and corrective. Impulsive में क्या है? These are pattern which occur in the direction of the main trend. When analyzing a short-term market movement, impulse can be monowaves. If the impulsion is more complex than a monowave, it will be compressed by 5 subordinate. हमारी जो इम्पल्सिव वेव है वो हमारे को वहाँ पे 5 सबॉर्डिनेट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारे को वहाँ पे 5 मोनो वेव जो है हमारे को वहाँ पे चाहिए। अगर वो इतनी बनती है तो हमारी वहाँ पर वो इम्पल्स वेव मानी जाएगी, और उसमें फिलहाल कोई रूल्स भी हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बट बात की गई है जो इम्पल्स वेव होती है वो हमेशा हमारी डायरेक्शन में, हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है। और अगर हम बात करते हैं करेक्शन की, वो जो है वो नॉन ट्रेंडिंग पैटर्न है। दीज आर पैटर्न विच अकर अगेंस्ट द ट्रेंड। यही मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि जब भी हमारी मार्केट एक इम्पल्सिव वेव बनाती है या ट्रेंडिंग मूव बनाती है, उसके बाद हमारे को वहां पर एक करेक्टिव मूव देखने को मिलते हैं जिसको हम काउंटर ट्रेंड भी बोलते हैं। वो हमेशा आपको अपनी जो मेन ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में मिलेगा। तो उसकी जो कैटेगराइज है, उसकी जो सबॉर्डिनेट्स है गाइस, वो 3 सबॉर्डिनेट में है। तो उसकी हम लेबलिंग ABC से करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल इस वाले टॉपिक में सिर्फ यही बताया गया है कि यहाँ पर हमारे को अगर इम्पल्स वेव मिल रही है वो हमारे को 5 सबॉर्डिनेट में मिलती है, अगर हमारे को वहाँ पे करेक्टिव वेव मिल रही है वो हमारे को 3 सबॉर्डिनेट में देखने को मिलती है। If more complex, will generally appear a sideways consolidation on a price chart and usually comprised of 3 monowaves. अगर इस टाइप की आपको 3 monowaves भी ज़्यादा मिलती है तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज मार्केट में हमारे को ये पैटर्न देखने को मिलते हैं। हमारे को कहीं ना कहीं जहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था, कंसोलिडेशन टर्म चल रही होती है, उसके अंदर हमारे को ये देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री क्या है, ठीक है। इसके अंदर है इफ यू क्लोजली स्टडी अ प्राइस चार्ट ऑफ एनी मार्केट, it should be obvious some wave consume a lot of time, some do not, ठीक है। some wave consume a lot of price, some do not. A wave which consume a far greater amount of time and price than the other should always be considered a larger degree move. इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन डिग्री आर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस ओवर द नेक्स्ट सेवरल चैप्टर टू इजी टू इनटू कंसेप्ट। इस टाइप के कंसेप्ट को समझने के लिए कह रहे हैं कि आगे भी इसके ऊपर बात की गई है, बट यहाँ पे डिग्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने डिग्री को नहीं समझा तो गाइज वहां पर आप जो है एक्यूरेसी नहीं ला पाओगे अपनी मार्किंग में। उसको समझते गाइज। अब देखना, अगर यहाँ से मूव गई है, इसने नॉर्मल टाइम लिया है, जो जैसे भी लिखा है सम डू नॉट, यहाँ पे लिया है नॉर्मल टाइम लिया है, जस्ट कोई दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल टाइम है। इसके बाद अगेन गए यहाँ पर, अगर ये लॉट ऑफ टाइम या लॉट ऑफ प्राइस अगर इस तरीके से ले रहा, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो है वो डिग्री हायर हो जाती है, बड़ी डिग्री हो जाती है। तो इस टाइप से हमारे पैटर्न बनते हैं। अब ये जो है अंदर के जो हमारे ये मूव्स हैं, ये हमारे सबॉर्डिनेट मूव है, ये सबॉर्डिनेट पार्ट्स हैं। तो ये हमारी एक नॉर्मल एक जो हमारी मूव गई है, अगर इम्पल्सिव मूव गई है, अगर करेक्टिव गई है तो ABC के फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा वो इस वाली डिग्री की एक नॉर्मल करेक्शन होगी। अब यहाँ से अगर करेक्शन आती है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो करेक्शन आई है ये इसके अगेंस्ट आई है, इसका मतलब इसकी हायर डिग्री की करेक्शन हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे इसमें हम समझते हैं इस चीज को, यहां पे ये मूव गया,
आप देखेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, ये नीचे की तरफ आया, ये गया मूव, इसके सामने नॉर्मल है, ये गया इसके सामने नॉर्मल है, ये गया इसके सामने नॉर्मल है, ये गया इसके सामने नॉर्मल है, ये गया। अब क्या आपको ये इसके सामने नॉर्मल लग रहा है? ये अभी तक जैसा आप देख रहे हो कि ये मूव गया, इसकी ये करेक्शन आ गई, ये मूव गया, 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 ये करेक्शन आ गई, ये मूव गया। क्या ये इसकी करेक्शन है? ये ज्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पर टाइम टेकन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, लॉट ऑफ टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये जो करेक्शन आ रही है, ये करेक्शन कहीं ना कहीं इस वाले मूव की करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वो बात अलग है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मूव्स आए हैं, क्या क्या मोनोवेव्स आई हैं, कैसे काउंटिंग करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट फिलहाल अभी डिग्री समझ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री आपको बताने का मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसके बीच बीच के सबऑर्डिनेट, ये इस मूव के अंदर की करेक्शंस का पार्ट है। और अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये इसका नहीं है, ये इस वाले का। जैसे मैं एक बार दोबारा और क्लियरली बताता हूँ, ये मूव जो गई है ये इसकी करेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस टाइम ले लिया। अगर इसकी होती इतना टाइम नहीं लेता। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है कि ये जो करेक्शन है वो इसकी है। और एक चीज और आपको बता दूं, इसी के साथ साथ आपको हिंट भी लग जाएगा। अब ये अगर ये इसकी करेक्शन है तो उसके अगेंस्ट भी ये करेक्शन कम है। अभी करेक्शन हमारे को और चाहिए। अब करेक्शन और चाहिए तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि मार्केट जब मूव करती है ऊपर, वो नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। इस तरीके से मार्केट मूव करती है। तो सिमिलरली अगर ये हमारी मार्केट नीचे जा रही है तो एक बार एक बाउंस आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे को पैटर्न्स मूव होते दिखते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे जो डिग्रीज हैं वो हमारे को इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी होती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे, आप इसको पढ़ लीजिएगा गाइस। मैं इसको एक बार ऑन लगा देता हूँ दोबारा आपको यहाँ पे, तो एक बार इसकी आप रीड कर लीजिएगा गाइस। यही है इसके अंदर, और मैंने तो आपको बहुत ही जबरदस्त डिटेल से समझाया, तो ये बहुत ओके रोबोट है। अब बात करते हैं हाउ डू यू लेबल वेव्स। आप वेव्स को लेबल कैसे करोगे? इसके अंदर बताया गया है, आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे को अगर इंपल्सिव वेव है तो उसके अंदर हमारे को 5 सबऑर्डिनेट चाहिए, और अगर करेक्टिव है तो वहाँ पे हमारे को 3 सबऑर्डिनेट चाहिए। बट यहाँ पर जो बताया गया है वो यही है। यहाँ पे कॉलन दिया हुआ है, COLON, कॉलन नहीं बोलेंगे इसको, तो वो दिया हुआ है। अगर हमारे को वहां पे 5 सबऑर्डिनेट की एक मूव मिल रही है तो हम उसको बार बार 1 2 3 4 5 मार्क नहीं करके इस 2 5 दे देंगे तो हमारा वहां पे काम हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ प्रोसीड बाय कॉलन, जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, मोनोवेव 5 मोनोवेव है, या नंबर ऑफ 5 है। उसके बाद कॉलन दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इज टू 5, ठीक है, 2 डॉट्स और 5। तो उसका मतलब यहाँ पे हमारी इंपल्स वेव 5 इंपल्स वेव की इज टू 5 दिया हुआ, बार बार हमारे को 1 2 3 टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हमारा ABC में पैटर्न आया तो हमारे को वहां पर 1 2 3 या ABC मार्क करने की जरूरत है। जस्ट सीधा 3 डॉट्स, हम 2 डॉट्स और 3 लिख देंगे तो हमारा वहां काम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इज टू 3, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बस सिंपल यही है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा नहीं है, आप रीड करना चाहे रीड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या मेरे को मेल कर लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। अब ये चीज़ गाइस इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारा क्लोजिंग प्राइस डाटा से हमारे को क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम बार चार्ट पे काम कर रहे हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम लाइन चार्ट पे काम कर रहे हैं जो क्लोजिंग प्राइस डाटा पे काम करता है उस पर क्या बेनिफिट है। और अगर हम इस पर कैंडल स्टिक्स पे काम कर रहे हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट है। और अगर फ्यूचर चार्ट को हम देख रहे हैं तो कैसे करना है। और हमारे को अगर कैश डाटा के चार्ट को देखना है तो भी कैसे करना है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा जो है थ्योरी कर लिए और फिर उसको हम समझेंगे। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार हम चलते हैं दोबारा से ब्लैंक पेपर के ऊपर, चार्ट के ऊपर, मतलब कहने का है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस जो है उसका मेन रीज़न क्या होता है। जैसे कि यही चार्ट आप ले लेते हैं, ठीक है, और मैं इसके अंदर मैं आज की ये जो कैंडल है, सिर्फ आज की कैंडल, मैं इसको एक कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये कैंडल को मार्क कर लिया, इसको मैंने चला गया इसको लेकर के 1 आवर के अंदर। 1 आवर में चलो कोई बात नहीं, हम इसको लेकर चलते हैं 15 मिनट के अंदर। अब ये 15 मिनट के अंदर हम आ गए, यहाँ पे हमारे को मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी आपका क्लोजिंग डाटा, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे अगर मैं इसको लाइन कर देता हूँ चार्ट, जैसे अब आपको यहाँ पे कैंडल्स दिख रही हैं, तो कैंडल्स में क्या हो रहा है, हमारे को ऊपर का मूव दिख रहा है, डाउन मूव दिख रहा है, नीचे अपसाइड, ऊपर नीचे, हमारे को यहाँ पे काफ़ी ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बट इसी को मैं अगर लाइन चार्ट कर दूंगा तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बताएगा, जस्ट आपको वो एक
लेवल पे आके खड़ा कर देगा। जैसे एग्जांपल मार्केट जो है यहाँ पे जो लिखा भी हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उसी के प्रोसेस से ही आपको समझा रहा हूँ जो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, मैं अपना कुछ भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इंट्राडे एक्टिविटी क्या है अपना सेपरेटेड बाय द आवर और ओपन यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो कहने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि यहाँ पे जैसे हमारा प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट उसके बाद नीचे आई और यहाँ आके ये बंद हो गई। तो इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हमारे को दिन में जो कैंडल मिली या दिन में जो काम हुआ वो हमारा सिर्फ यही काम हुआ। तो हमारी जो क्लोजिंग पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे हुआ कि मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मार्केट इंट्राडे में ऊपर भी गई और नीचे भी आई। बट जब वो लास्ट के दिन में जब बंद हो रही है कैंडल, वो कहीं ना कहीं हमारी यहीं पे बंद हो रही, तो हमारे को उससे लेना देना है। बट इलियट वेव के अकॉर्डिंगली कई बार ये हमारा वो नहीं रहता, रिलायबल नहीं रहता। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे लिटरली लिखा भी हुआ यहाँ पे इन्होंने, the use of closing price on a monthly, weekly, daily and hourly basis of is the most unreliable way to track develop of a market from a Elliott wave standpoint. A closing price of a market has little to do with the action which took place intra monthly, weekly, daily and hourly. It will not give you any idea of how high or low मार्केट ट्रेडेड ड्यूरिंग दी पर्टिकुलर पीरियड, कि उस पीरियड में मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई, तो वहाँ पर वो यूज़ नहीं होता। बट जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि मैंने जो है मिस्टर ग्लैन इली से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो उन्होंने जो एडवांस लेवल में बताया है और एडवांस लेवल में उन्होंने जो इस चार्ट को लेकर के बताया कि हमारे को लाइन चार्ट को यूज़ करना नहीं चाहिए, करना नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने उनका एनआरटी का भी कोर्स किया और नीली रिवर ट्रेडिंग का, तो उसके अंदर भी उन्होंने बार चार्ट को लेकर के बताया। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में हमारा कौन सा चार्ट देखना चाहिए। बट अगर आप बात करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो गाइस वो इस लाइन चार्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं, लाइन चार्ट के ऊपर काम करते हैं। उनको जो है कैंडल स्टिक चार्ट से, कैंडल स्टिक पैटर्न से उनको मतलब नहीं होता कि यहाँ पे हमारी कैंडल किस तरीके से बिहेव कर रही है, उनको कोई चीज़ का लेना देना नहीं होता। वो जस्ट ये देखते हैं कि आज सारे दिन में जो मर्जी काम हुआ हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता, आज की क्लोजिंग क्या कहती है, वो हमारे को बुलिश बता रही है या आज की क्लोजिंग हमारे को बेरिश बता रही है, या यहाँ पे हमारे क्या वेव काउंट्स है, तो वो हमारे को लाइन चार्ट से ज़्यादा इजीली पता लग जाता है। और उनके अकॉर्डिंगली जो मिस्टर ग्लैन इली का जो कहना है, जो कैंडल सिक्स पैटर्न है या जो कैंडल सिक्स जो चार्ट जो कैंडल्स आप देख पाते हो, जो हम जिसके ऊपर एनालाइज करते हैं, वो एक इमोशन होती है, क्रिएट करती है। अगर आपने उसके अंदर कोई बाय किया है और वहीं पे बाय करते ही वहाँ पे वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है, वो थोड़ी करेक्शन करने भी नीचे आता है इंट्राडे के अंदर में, तो वो आपको एक बार के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरी मार्केट जो आज की क्लोजिंग जो है मे बी वो रेड में आ जाएगी या वो नीचे की तरफ बंद हो जाएगी या मार्केट नीचे चली जाएगी। तो आपने जो भी उसके अंदर ट्रेड लिया होता है वहाँ पे आप उसको एग्जिट कर लेते हो। कई बार हमारे को जो ग्रीन आता है वो बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे को नहीं अच्छा लगता। अगर जैसे हमने डाउन साइड की पोजीशन ली है तो हम उस केस में हमारे को रेड अच्छा लगता है, तो ग्रीन हमारे को अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं आपके जो कलर्स हैं उसके साथ आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपने अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई हुई है, आप वहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, आपने बाय साइड का ट्रेड लिया, ग्रीन आपकी कैंडल बन रही है, आपको अच्छा लगेगा, और जैसे ही वो ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाएगी आप वहीं पे आपका थोड़ा निराशा भी होगा, आपको लगेगा यार हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी, तो वहाँ पर आपका इमोशन आगे काम करता है। हालांकि कई बार क्या होता है वो नीचे से फिर दोबारा ऊपर जाकर के ग्रीन पे बंद हो जाता है, बट कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे जुड़े होते हैं कैंडल सिक्स पैटर्न्स के साथ, कैंडल स्टिक चार्ट के साथ। बट अगर बात करते हैं हम लाइन चार्ट की, तो इसके अंदर हमारा इमोशन लेस होता है, हमारे को कोई कैंडल नहीं दिखती, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ जो मेन मतलब होता है, हमारा जो मेन जो हमारे को जो चाहिए होता है वो सिर्फ ये है कि हमारे को यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से हमारी लेना देना है कि यहाँ पे हमारी मार्केट जो बुलिश में बंद हुई है या मार्केट हमारी बेरिश में बंद हुई है। अगर बात करते हैं हम इसको बार चार्ट पे, तो बार चार्ट में भी इमोशन काम करता है, बट यहाँ पर काम करने का प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स है उसका सिस्टम बहुत अलग होता है। जैसे हमने सीखा कैंडल स्टिक्स के बारे में कि हमारे को यहाँ पे मारो बाजो कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है, हमारे को यहाँ पे हैंगिंग मैन देखने को मिलता है, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है, हैमर कैंडल देखने को मिलती है,
बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बार चार्ट में ये टाइप की कोई भी कैंडल नहीं होती और ना ही कोई इनका रेलिवेंस होता है। आपने कई बार देखा होगा मार्केट वो कैंडल्स बनती हैं और मार्केट उसके बाद अगेन ऊपर भी जाती है तो वहीं से वापस घूम जाती है, वो आपको ट्रैप कर देती है और अक्सर ऐसा हुआ है। और कैंडल स्टिक्स के लेकर के अगर आप बात करोगे तो पूरे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं और हज़ारों वीडियोज़ जो है वो सारी चीज़ें यही सिखाते हैं आपको कि मारो बाजो क्या है, बुलिश इंगल्फिंग क्या है, बेरिश इंगल्फिंग क्या है। इसके अलावा का उनको कंसेप्ट ही नहीं पता। जब भी कैंडल स्टिक्स की बात होती है तो यही 8-10 कैंडल है जो हमारे को देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये जो है हमारा हाउ टू प्लॉट डाटा, कि आपको डाटा प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे फ्यूचर्स चार्ट और कैश चार्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी थोड़ा समझते हैं फ्यूचर चार्ट और कैश चार्ट। फ्यूचर चार्ट गाइस क्या होता है कि वहाँ पर हमारे लॉन्ग शॉर्ट्स की पोजीशंस लगी होती हैं। हमारे को वहाँ पर अगर आप किसी स्टॉक का, अगर रिलायंस है, अगर आप उसका फ्यूचर का डाटा खोलते हैं, फ्यूचर का खोलते हैं चार्ट, और अगर आप चार्ट खोलते हैं उसका कैश डाटा का, तो इन दोनों में हमारे को काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। अक्सर कई बार क्या होता है जब मार्केट में बाइंग साइड की ऑर्डर्स लगे होते हैं और वहाँ पे मार्केट अगेन ऊपर 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 जा रही है और वहाँ पर अगर एक्सपायरी आती है हमारी फ्यूचर की, तो वहाँ पर कई बार वो मतलब नेगेटिव में जाकर के वो बंद हो जाता है। कई बार वो इस तरीके से बंद हो जाता है ताकि वहाँ पर जिन्होंने फ्यूचर्स ले रखे हैं उनको हर्डल आए और वो अपने सौदे जब काटते पीटते हैं, कुछ काट रहा है, कुछ बाय कर रहा है, कुछ सेलिंग कर रहा है, किसी ने शॉर्ट किया है वो बाय कर रहा है, तो जब वहाँ पर उसकी जो सेटलमेंट होती है, बेसिकली जो सेटलमेंट होती है, वहाँ पर आकर के उस पॉइंट्स पे वो चार्ट गड़बड़ा जाता है। कैश डाटा में ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि कैश डाटा जो है वो प्रॉपर हमारे को एक्चुअल आपको वो बता रहा है, वहाँ पर कोई शॉर्ट लॉन्ग का काम नहीं हो रहा है ना। वहाँ पर हमारे को कैश प्राइस दिख रहा है कि हमारे को कितनी डिलीवरी उठी है या कितनी हमारे को यहाँ पे एग्जिट हुआ है, कितना एंट्री हुई, कितनी एग्जिट हुई, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कैंडल क्या कहना चाह रही है, वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताती है। अगर आप फ्यूचर चार्ट देख रहे हो तो वो आपको कभी भी एक्यूरेट नहीं बताएगा, उसके लेवल्स भी आपको कभी भी एक्यूरेट नहीं बताएंगे। अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो फ्यूचर का चार्ट आप देख सकते हैं, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर आपने फ्यूचर का ट्रेड लिया है और आप चार्ट देख रहे हो कैश का, वो भी गलत है क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस लेवल हिल जाएगा, वहां पे आपका जो ट्रिगर्ड जो प्रॉफिट जो आपका टारगेट प्राइस है वो भी हिल जाएगा क्योंकि वहां पर आपको प्राइस दोनों में वेरिएशन दिखेगी। आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं होती थोड़ी बहुत है, बट वो थोड़ी बहुत भी जो है वो कई बार अगर हमने फ्यूचर में ट्रेड कर रखा है वो भी काफ़ी मैटर करती है। गाइस यहाँ पे तो वन टिक भी मैटर करता है ना। तो हमारो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हमने फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो हम फ्यूचर का चार्ट देख सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, बट एनालाइज करना है तो हमारे को देखना पड़ेगा कैश डाटा का चार्ट, ताकि अगर वो वन टिक भी नीचे गया है तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई मूव बनी है, वहां पर काम हुआ है। अगर वो नहीं गया तो इसका मतलब वो चल जाएगा, मतलब वो हमारे को उसको इतना सीरियसली नहीं लेना, ठीक है ना। कई बार वो स्टॉप लॉस लग जाता है, वो नहीं जाता नीचे और कैश डाटा का चार्ट जो है वो चला जाता है कई बार। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी है कि यहाँ पर आपको किस तरीके से वहाँ पर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पर आपको डाटा को प्लॉट कैसे करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो आप सीखने की और नियो वेव के ऊपर आपको मूव्स नहीं मिल रही कि मैं किसको क्या मूव मार्क करूं, तो उसका गाइस सिंपल एक प्रोसेस बताया गया है कि आपने यहाँ पे जो भी एक आप यहाँ पे एक मूव देख रहे हो ऊपर की तरफ आई है, यहाँ पर आपने एक जीरो मार्क कर देना, जीरो मार्क कर दीजिए, डॉट मार्क कर दीजिए, जो भी आपको इजी रहे जिससे आप समझ सको। बेसिकली ये हमारा एक डॉट मार्क हो गया। अगेन ये मूव नीचे की तरफ गई, हमारा ये भी एक डॉट मार्क हो गया। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरी मूव जा रही है, ये अगेन हमारा डॉट हो गया, फिर अगेन नीचे आ रही है, ये हमारा डॉट हो गया। इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर लो और उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर लो। अगर आप सिंपली कनेक्ट करते हो तो आप सिंपली कनेक्ट कर लो, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6, ये आपको इस तरीके से मोनोवेव्स मिलती चली जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसको जैसे हम आगे काम बात करेंगे कि हमारी जब इम्पल्सिव है उसमें कितनी होती हैं और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, उसमें क्या क्या एसेंशियल रूल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको इसमें मार्किंग आ जाएगी। बेसिकली आपकी ये प्रैक्टिस है गाइस कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मूव है, ठीक है। मूव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस तरीके से
जीरो मार्क करने हैं या डॉट मार्क करने हैं, और ताकि आपको ये पता चल सके कि ये एक मोनोवेव है, ये अलग एक मोनोवेव है, इसके जो रूल्स हैं, इससे कुछ ऐसे एसेंशियल रूल्स हैं जो हमारे को थर्ड चैप्टर में जानने को मिलेंगे, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में। और फिलहाल अभी आपने इस पूरे वीक में गाइस इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको हल्के में लेकर चल रहे हो तो गाइस ये आप गलती करोगे। अगर आपको ये आता भी है तब भी मैं यही कहूँगा आपको एक बार इसकी आप प्रैक्टिस करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमारी कौन सी मूव है, ये हमारी बड़ी डिग्री है, छोटी डिग्री है, चाहे वो करना चाहे वो करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हर मोनोवेव को, हर एक सबऑर्डिनेट को मार्क करना है, ताकि आपकी जो आईज हैं, जो आपकी आंखें हैं, वो ट्रेंड हो जाए, आपको पहचान में आ जाए कि ये हमारी एक करेक्शन का पार्ट है, ये इतनी हमारी अगर करेक्शन आ रही है तो ये इसका सबऑर्डिनेट का पार्ट है, अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो ये हमारी हाई डिग्री की करेक्शन का पार्ट है। उसके अंदर हमारे कौन से हमारे को पैटर्न मिल रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलो ये तुम्हारा पिछले का होगा, अभी की बात कर लेते हैं। ये हमारी एक मूव नीचे की तरफ आ रही है, इसके अंदर अगर आपने मार्क करना है तो कैसे करेंगे, अब आप खुद देखेंगे। आपको छोटा सा आपको चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारी ये यहाँ से नीचे की तरफ आई, यहाँ पे हम इसको जीरो मार्क कर देंगे, ऊपर गई जीरो मार्क कर देंगे, नीचे आई जीरो मार्क कर देंगे, ऊपर गई जीरो मार्क कर देंगे। इस तरीके से आपने प्लॉटिंग करनी है, जीरो मार्क कर देंगे। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पर ये जो करेक्शन है, ये जो ये जरा मूव आया है, इसके अगेंस्ट ये करेक्शन है, तो यहाँ भी इसका सबऑर्डिनेट का पार्ट है। ये मूव नहीं जाए, इसके अगेंस्ट ये होगा, बिल्कुल जायज है। अगर यहाँ पे ये रुक जाता काफ़ी लंबा थोड़ा और यहाँ पे कुछ भी पैटर्न बनाता, तो अब आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ए हो सकता है, ये हमारी इस डिग्री का बी और सी, ऐसा। ठीक है, मतलब कहने का है आपको ये डिग्री बता देगी कि यहाँ पर अगर टाइम ज़्यादा ले रही है तो इसका मतलब वो इसकी नहीं कर रही, वो पूरे की कर रही है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। होपफुली गाइस ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत कुछ सिखा दिया आपको इस चीज़ों में। और अभी तो ये गाइस शुरुआत है, आगे इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। पसंद आए गाइस लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलती है, ताकि लोगों तक ये वीडियो भी जो है कहीं ना कहीं पहुंचती है। अगर आप कमेंट करते हैं तो लोग जो देखते हैं तो उनको भी लगता है हाँ वाकई कोई इसके अंदर वैल्यूएबल चीज़ दी गई है। तो आई होप थर्ड चैप्टर में गाइस और अच्छे से डीप से समझेंगे और इसके ऊपर डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।